हाय गाइस, ये है सैमसंग का नया फोल्ड और एक रियलिटी चेक। पता है मुझे क्या मिला गाइस? 7 साल पहले आया था सैमसंग का पहला फोल्ड 2019 में। जब मुझे ये बात रियलाइज हुई ना कि इतनी पहले फोल्डिंग फोन बन चुका था, मुझे थोड़ी सी डाइजेस्ट करने में दिक्कत हुई थी। और फैक्ट की बात ये भी है कि जब हमने पहली बार 2019 में एक फोन को फोल्ड होते हुए देखा था, हम सब बहुत सरप्राइज हो गए थे और बहुत इंप्रेस भी हो गए थे। लेकिन अब 2025 आ चुका है और हमने हर एक ब्रांड की तरफ से इतने सारे फोल्डिंग फोन्स देख लिए, हर एक शेप और साइज में। तो अब देखते हैं कि सैमसंग ने अपने इस नए Z Fold 7 के अंदर क्या क्या चेंजेस करे हैं। बॉक्स खोलते हैं। कैरन बॉक्स एक्सपीरियंस एकदम सिमिलर है। यहाँ पर फोन है, इस वाले एरिया में जो है डॉक्यूमेंटेशन और चार्जिंग केबल होगी। मैं दिखा देता हूँ आपको। और हाँ, यहाँ पर सिम इंजेक्टर भी रहता है और यहाँ पर केबल और डॉक्यूमेंटेशन है। और जो केबल है वो टाइप C to C रहती है। बट अब फोन में आपको दिखाता हूँ भाई, वैसे कितना ज्यादा स्लिम कर दिया यार। ये भी हटा देता हूँ। और ये नया कलर आया है ब्लू शेडो नाम का। बट बेस्ट पार्ट तो गाइस ये है, देखना कितना पतला कर दिया है ये। S25 अल्ट्रा के पर्सपेक्टिव से देखो यार, अब तो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है इन दोनों की थिकनेस। ये चीज तो नो डाउट भाई बहुत इंप्रेसिव लग रही है। तो गाइस, फोन टेस्ट करने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि सैमसंग की तरफ से बहुत टाइम से एक डिजाइन का रिफ्रेश पेंडिंग था, जो कि इस फोन के साथ नो डाउट भाई अच्छा खासा लाइक डिजाइन रिफ्रेश किया है। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि डिजाइन के अलावा और क्या क्या नया है। आज उसी को थोड़ा डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले जो है ना, इस थिकनेस को ही थोड़ा एड्रेस करता हूं। इस टाइम पे फोन अनफोल्डेड है, आपको लग रहा होगा ना कि बहुत ज्यादा थिन है। मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूं, एक बार टाइप C पोर्ट की तरफ देखो। जितनी टाइप C पोर्ट की थिकनेस है ना, उतनी ही इस फोन की जो है अनफोल्डेड होने के बाद थिकनेस है। मतलब टाइप C पोर्ट भी जो है ना, थोड़ा थोड़ा फ्रेम से बाहर आता हुआ लग रहा है। तो अगर आपको घर बैठे बैठे इमेजिन करना है कि कितना पतला है फोन, तो अपने टाइप C पोर्ट को देख लो भाई फोन के। और अगर मैं अब इस फोन को फोल्ड कर दूं, तो अब इसकी थिकनेस पता कितनी है? मैंने S25 अल्ट्रा का एग्जांपल तो दिखा दिया था, बहुत सिमिलर है। लेकिन पुराने वाले Z Fold 6 के कंपैरिजन में देखो, वो फोल्ड होने के बाद 12.1 mm थिक था। लेकिन ये लेटेस्ट वाला Z Fold 7 सिर्फ 8.9 mm थिकनेस के साथ आ रहा है। तो आपके माइंड में पिक्चर बन गई होगी कितना पतला हो चुका है फोन। और ये चीज बिलीव मी रियल लाइफ में बहुत मैटर कर रही है। स्पेशली इसकी इन एंड फीलिंग कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। और मेरे ओपिनियन में सैमसंग ने एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल चेंज किया है कि इस फोन को थोड़ा और चौड़ा, मतलब वाइड कर दिया है। तो इस वजह से कवर डिस्प्ले जो है ज्यादा यूजेबल फील हो रही है, मुझे एक नॉर्मल फोन वाली फीलिंग दे रही है। और ये चीज मैंने पहले भी बताई है कि जो पुराने वाला Z Fold 6 था यार, वो थोड़ा ना पतला था, नैरो था, तो कवर डिस्प्ले यूज करने में इतना मजा नहीं आता था। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी फोल्डिंग फोन में हिंज बहुत मैटर करता है, कि मतलब जिस एरिया से फोन यहाँ पर मुड़ता है ना, इसे हिंज बोलते हैं। इस बार सैमसंग ने इस हिंज का मटेरियल अपग्रेड कर दिया है, टाइटेनियम यूज करा है। और पहले की तरह हिंज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब किसी भी एंगल पे ऐसे डिस्प्ले होल्ड हो जाती है। बट गाइस, एक फनी चीज दिखाता हूँ। मैं अगर विदाउट कवर इस Z Fold 7 को ऐसे फ्लैट सरफेस पे रखता हूँ, तो आप देखना मस्त वोबल करता है भाई। ये ऑब्वियसली वोबल करेगा भी। आप कैमरा मॉड्यूल देखो यार कितना ज्यादा थिक है। मुझे तो फोन की थिकनेस और कैमरा मॉड्यूल की थिकनेस ऑलमोस्ट सेम सी लग रही है। एक और फन फैक्ट बताता हूँ, S25 अल्ट्रा के मुकाबले Z Fold 7 जो है 3 ग्राम हल्का है, 215 ग्राम का है अभी फोन। अब ये फोन जो है IP4E रेटिंग के साथ आ रहा है। इसका मतलब डस्ट और वाटर दोनों से रेजिस्टेंस है। और कवर डिस्प्ले को स्ट्रॉन्ग बना दिया है। गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 यूज करा है, बहुत अच्छा ग्लास है। और बैक पैनल पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यूज करा है, अगेन ये भी अच्छा ग्लास है। बट इस फोन के स्पीकर्स की ना मुझे क्लैरिटी अच्छी लगी है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ी कम लगी और हैप्टिक फीडबैक मुझे ठीक लगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग ने डिजाइन में सॉलिड चेंजेस करे आई बिलीव। अब क्विकली डिस्प्ले डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो सैमसंग जो है हमेशा अपने फोल्डिंग फोन में बहुत अच्छी डिस्प्ले डालता है, ये एक फैक्ट की बात ही है। बट इस बार थोड़े चेंजेस की बात तो जो कवर डिस्प्ले ना, वो 6.5 इंच कर दी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि कवर डिस्प्ले अब नॉर्मल फोन की तरह लगती है, तो लाइक 6.5 इंच एक अच्छा स्क्रीन साइज ही है। और फोन को अनफोल्ड करके दिखाऊं तो अब 8 इंचेस की काफी बड़ी डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट 2K हम बोल सकते हैं। और रिफ्रेश रेट की बात करूं तो इनर डिस्प्ले और कवर डिस्प्ले दोनों 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आउटडोर यूज कर रहा था इस फोन को, और जो कवर डिस्प्ले है वो भी एकदम अच्छे से विजिबल थी। इनफैक्ट जो इनर डिस्प्ले जो फोल्ड होती है उसमें भी आउटडोर विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। और बैटरी टेस्टिंग के लिए मैं इन दोनों डिस्प्ले पे HDR कंटेंट चला के देख रहा था। आई थिंक जो कलर ट्यूनिंग है या फिर जो ब्राइटनेस है यहाँ पर भी बहुत अच्छी रहती है। और ऑब्वियसली भाई HDR कंटेंट ब्राइट लगना भी था, क्योंकि 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। बट आपने क्या एक चीज नोटिस करी, जब हम बड़ी वाली डिस्प्ले में कंटेंट देखते हैं ओरिएंटेशन चेंज करके, तो पंचोल कैमरा जो है क्लियरली विजिबल है। अब बैक स्टोरी ये है
कि जो लास्ट ईयर वाला सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 था उसमें ना अंडर डिस्प्ले कैमरा यूज करा था। अब उस अंडर डिस्प्ले कैमरे की प्रॉब्लम ये थी कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो सैमसंग को पंच होल कैमरा वापस लाना पड़ा। तो अगर सैमसंग की पंच होल कैमरा थोड़ा कॉर्नर में लगाता ना तो शायद कंटेंट के बीच में ना आता। लेकिन गाइस जो बैटरी डिपार्टमेंट है वो लास्ट ईयर की तरह एकदम सेम है, 4400 mAh की बैटरी मिलती है। अब सैमसंग का कहना है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से बैटरी बैकअप बढ़ाया है, जो कि मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, बट हाँ और बड़ी बैटरी होती तो ऑब्वियसली बैटरी रहता। और मैंने सोचा भी है कि कुछ दिन के लिए S25 अल्ट्रा से स्विच होके ये Fold 7 यूज करूं, इससे मुझे पूरा अंदाजा लग जाएगा कि एग्जैक्टली में स्टोरी क्या है बैटरी की। बाकी का इस चार्जिंग स्टैंडर्ड्स पिछले साल की तरह सेम है, 25 वॉट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है और 15 वॉट पे वायरलेस चार्जिंग। बट अब है ना मैं आपसे सॉफ्टवेयर डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा एक्साइटिंग पार्ट है, और ये पहला फोन है जो कि Android 16 के साथ आ रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट One UI 8 भी हम पहली बार इसी फोन में देख रहे हैं, और ऑब्वियसली बाकी सारे सैमसंग के एक्सपेंसिव फोन्स की तरह ये फोन भी जो है 7 इयर्स की अपडेट पॉलिसी के साथ आता है। तो ये बातें तो कूल है, लेकिन मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ जो कि फीचर से रिलेटेड है, और काफी सारे नए फीचर्स तो आए हैं। जैसे कि ये देखो, अब अगर हम जनरेटिव AI से कुछ भी रिमूव करने जाते हैं तो फोन जो है खुद से सजेस्ट करेगा कि आप ये सारी चीजें रिमूव कर सकते हो। जैसे कि ये फोटो है, इसमें ये सजेस्ट कर रहा है कि पीछे के क्राउड को हम खुद से रिमूव कर ले। इससे फायदा ये है कि अब एडिटिंग फास्ट हो जाएगी, हमें इंडिविजुअली सब सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट सैमसंग का तो ये भी कहना है कि जो ये जनरेटिव AI है उसको और इंप्रूव किया है, अब और बेटर तरीके से काम करेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सैमसंग की जनरेटिव AI बहुत ज्यादा यूज करता था और मुझे उसमें ऐसा कभी कोई कमियां तो नहीं दिखी। मैं इसको जरूर टेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी इंप्रूवमेंट्स हुई क्या है। और गाइस सर्कल टू सर्च आपको याद होगा, मतलब बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, बट जो सर्कल टू सर्च है अब और बेटर हो चुका है गाइस। एक्सप्लेन करता हूँ। पहले सर्कल टू सर्च पता कैसे काम करता था, अगर हमारी स्क्रीन पे कुछ भी है, अगर हम सर्कल बनाते थे तो उसके अराउंड गूगल इमेज सर्च हो जाता था। लेकिन अब नया पता क्या हुआ है, यहाँ पर AI टैब आ गया है कि अगर हम कुछ भी सर्कल बनाते हैं तो उससे रिलेटेड हम AI से बात कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और सैमसंग ने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाया था अपने लॉन्च इवेंट पे कि जहां पर जेंशन इंपैक्ट खेल रहा था कोई, और प्लेयर जो है गेम में एक जगह पे फंस गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे जाना है, तो उसने सर्कल टू सर्च करा। अब सर्कल टू सर्च करके हम AI से पूछ सकते हैं कि ये वाली स्टेज कैसे क्लियर करनी है, या फिर एग्जैक्ट यूट्यूब वीडियो भी आ जाती है कि कैसे क्लियर करना है। और गाइस जो जेमिनी लाइव था उसमें अगर हम स्क्रीन शेयर करते हैं, और फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ और कोई पुरानी मूवी का सीन मुझे दिखता है, तो जेमिनी लाइव को मैं स्क्रीन शेयर करके पूछ सकता हूँ कि ये कौन सी मूवी है। मतलब अब एग्जांपल समझ गए ना, इसके बहुत सारे यूज केसेस निकल सकते हैं। और अब गैलरी ऐप में अगर कोई वीडियो आपने रिकॉर्ड करी है उसमें ऑडियो इरेजर यूज करना काफी ज्यादा इजी कर दिया है, और एक टॉगल बना जाता है और उसकी हेल्प से हम सारी बैकग्राउंड नॉइज रिड्यूस कर सकते हैं। और बाकी भी जो सैमसंग के फीचर रहते हैं जैसे कि नाउ ब्रीफ, लाइव बार, बेटर एनिमेशंस, इनफैक्ट एनिमेशंस पे पूरा कंट्रोल, ये सब कुछ मिलता है। और क्योंकि ये फोल्डिंग फोन है तो मल्टीटास्किंग की बात करूं तो पहले की तरह ही है, यहाँ पर हम 3 विंडोज ओपन कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन में, और फ्लोटिंग विंडोज का भी ऑप्शन रहता है। बट गाइस आई होप सैमसंग जो है फ्यूचर में मल्टीटास्किंग को एनहांस करे। और खैर सॉफ्टवेयर कितना डिटेल में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, बट गाइस अब थोड़ा परफॉर्मेंस भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर चीजें एज एक्सपेक्टेड है। अच्छी बात यह है कि हमें जो है बेस्ट ही परफॉर्मेंस मिल रही है स्नैपड्रैगन 8 एलीट है इस फोन में। अब मेरे पास जो वेरिएंट है वो 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला है, जहां पर स्टोरेज जो है UFS 4 मिलती है और LPDDR5X रैम। बाकी एक और वेरिएंट आता है जहां पर 16GB रैम है और 1TB स्टोरेज, अगर आप और एक्स्ट्रा पावर यूजर हो तो। और बेंचमार्क्स की बात करूं तो चाहे फिर वो Antutu या फिर Geekbench, दोनों में बहुत अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। और मैंने इस फोन पे स्ट्रेस टेस्ट रन करा था क्योंकि इतना पतला फोन है तो आई थिंक इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम आई है, तो बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंग तो जो है परफॉर्मेंस बहुत सही है। बट यार फोल्डिंग फोन जो है ना लोग काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए खरीदते हैं, जहां पर काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं। और मल्टीटास्किंग टेस्ट करने के लिए मैंने जो है काफी सारी एप्स खोली इस फोन में, आई मीन मल्टी विंडोज में यूज करी सारी एप्स। अब ऑब्वियसली बात तो ये है कि अगर हम 3 नॉर्मल एप्स खोलेंगे इस फोन में तो यार वो सही चलेगी। तो आई गेस गाइस मल्टीटास्किंग में आई थिंक पुराने वाले फोल्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसमें भी नहीं है। और ऑब्वियसली थोड़ा और बेटर तरीके से जज करने के लिए कि कितना अच्छा फोन परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने विदरिंग वेव्स और जेंशन इंपैक्ट जैसे गेम्स खेले इस फोन में। और गेमिंग भी जो है मैंने सीधा बड़े वाले डिस्प्ले पे करी है। पहले विदरिंग वेव्स की बात करते हैं। अब क्योंकि मैं बड़े वाले डिस्प्ले पे खेल रहा हूं तो वहां पर जो है 42 FPS के अराउंड मिल रहे थे, बट जैसे ये गेम जो है मैंने छोटे वाले डिस्प्ले पे शिफ्ट किया तो वहां पर स्ट्रेट मुझे 60 FPS मिलने लगे। लेकिन जेंशन इंपैक्ट की बात करूं तो यार वो तो बड़े डिस्प्ले पे भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, लाइक 55 से 60 FPS मिल रहे थे। आई थिंक गाइस प्रीटी ऑब्वियस है भाई, स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, आई थिंक परफॉर्मेंस में किसी को डाउट होगा नहीं। तो सीधा आप कैमरे की बात करते हैं, क्योंकि मेन कैमरे में एक बड़ा
अपग्रेड आया है, क्योंकि इस बार सैमसंग ने जो है 200 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करा है, पहले 50 मेगापिक्सल था। बाकी जो टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड लेंस है वो पहले की तरह ये 10 और 12 मेगापिक्सल का। बट गाइस अल्ट्रा वाइड लेंस में एक चेंज है कि ऑटो फोकस आ चुका है अब, तो इसलिए हम मैक्रो फोटोज भी खींच सकते हैं अल्ट्रा वाइड लेंस से। तो पहले मेन कैमरे की बात करते हैं, इसकी फोटोज देखो गाइस। यहाँ पर अब क्योंकि 200 मेगापिक्सल है, थोड़ा बेटर कैमरा सेंसर है, तो डिटेल्स में यहाँ पर मुझे बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स आ रही है। और इन फोटोज को देखते समय ना मुझे लग रहा था S25 अल्ट्रा की तरह काफी हद तक चीजें सिमिलर कर दी है, मतलब कलर जो है ज्यादा नेचुरल है, इंप्रूव हुए है, और हल्की सी सैचुरेशन भी बढ़ाई है जो कि अच्छी लग रही है। और मोस्टली सारी लाइटिंग सिचुएशन में, चाहे फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर नॉर्मल लाइटिंग सिचुएशन हो, ज्यादातर जो है HDR भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। बस कुछ रेयर केसेस में हो सकता है जहां पर पर्पल टिंट मिल जाए। और मेन कैमरा जो है लो लाइट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां पर भी डिटेल आ रही है और इनफ ब्राइटनेस भी आ रही है। और स्पेसिफिकली अब ह्यूमन शॉट्स की बात करूं तो आई थिंक यहाँ पर स्किन टोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि एक्यूरेट आ रही है आई बिलीव, और स्किन पे जो है रिच डिटेल्स भी दिख रही है। और टेक्निकली बताऊं तो HDR भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जूम पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो वो 10 मेगापिक्सल की टेलीफोटो लेंस से कैप्चर होती है। अब 10 मेगापिक्सल के हिसाब से जज करूं तो आई थिंक ये रिजल्ट्स तो अच्छे आ रहे हैं, बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत जूम इन करने पे थोड़ी बहुत नॉइज दिख जाए। बट क्योंकि ये पोर्ट्रेट फोटो है तो यहाँ पर हम कटआउट जज कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक्यूरेट है। और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी मेरे को जो है प्रोफेशनल लग तो रहा है। और अगर आप टेलीफोटो लेंस से वैसे इन जनरल जूम फोटोज खींचोगे तो अच्छी लाइटिंग सिचुएशन में डिटेल्स ठीक आ जाती है। बट जब भी कैमरे को जो है ज्यादा प्रोसेसिंग करने की नीड पड़ेगी तब थोड़ी बहुत नॉइज देखने को मिल सकती है। बट गाइस जो अल्ट्रा वाइड लेंस है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि HDR और कलर्स में इंप्रूवमेंट आई है ना, तो उस वजह से जो अल्ट्रा वाइड लेंस से फोटोज है वो मेरे को बहुत बेटर लग रही है। और गाइस सेल्फी की बात करूं तो ये फोल्डिंग फोन है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम मेन कैमरा जो है उससे भी सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 2 सेल्फी कैमरा और मिलते हैं, एक तो कवर डिस्प्ले में है और एक अनफोल्ड जब करते हैं फोन हम, तो बड़ी वाली डिस्प्ले के अराउंड मैंने बताया था जो नया पंचोल कैमरा है, इससे भी सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो कवर डिस्प्ले वाला फ्रंट कैमरा है और जो इनर डिस्प्ले वाला फ्रंट कैमरा है उनमें एक डिफरेंस है कि जो इनर डिस्प्ले वाला फ्रंट कैमरा है वो ज्यादा वाइड है, जो कि आपको इस फोटो में पता लग रहा होगा। और प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इनर डिस्प्ले वाला जो कैमरा है वो वीडियो कॉल्स में हेल्प करेगा, तो वाइड होना भी चाहिए। और गाइस वीडियो की बात करूं तो 4K 60 FPS हम सारे लेंसेज से शूट कर सकते हैं। और बैक कैमरे की आपको मैं फुटेज दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ पर भी जो है HDR बहुत अच्छा काम कर रहा है अगर डिफिकल्ट लाइटिंग सिचुएशन होती भी है तो। और वीडियो में इन जनरल कलर्स की बात करूं तो वो मेरे हिसाब से रियलिस्टिक रहते हैं। और अगर लेंस भी स्विच करता हूं ना तो मिनिमल कलर शिफ्ट आता है। एंड आई थिंक सारे लेंसेज से जो है स्टेबलाइजेशन अच्छी रहती है वीडियो की। तो गाइज आई थिंक जो इस बार मेन कैमरे में अपग्रेड आया ना वो बहुत रिक्वायर्ड था। ऐसे ही जो है आई होप 3X में भी जो है नेक्स्ट ईयर अपग्रेड आए। और ओवरऑल कैमरा देखा जाए तो Z Fold 6 के मुकाबले जो है काफी अच्छे चेंजेस आए। तो इस फोन को पूरा टेस्ट करने के बाद ना मुझे सिंपल सी बात फील हुई कि यार पहले ना फोल्डिंग फोन्स में एक बैरियर था कि वो एक नॉर्मल फीलिंग नहीं देते थे, काफी थिक हो जाते थे, पॉकेट में भी ऐसा लगता था कि लाइक एक ब्रिक है। या फिर जो पुराने वाला Z Fold था उसमें कैमरा बेस्ट नहीं था। लेकिन इस बार सैमसंग ने जो है ना सारे बैरियर खत्म करे है और इसको जो है एक नॉर्मल फोन की फीलिंग दी है। सिर्फ और सिर्फ पतले होने की वजह से एक मैसिव डिफरेंस आया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब कवर डिस्प्ले जो है एक नॉर्मल फोन की तरह फील हो रही है, मतलब मोस्टली काम कवर डिस्प्ले में हो सकता है। और मेन कैमरा भी इतना अपग्रेड करा है जिससे बहुत अच्छी फोटोज आ रही है। तो ओवरऑल जज करा जाए तो पहले के मुकाबले तो जो है ये एक बेटर फोन बोला जाएगा। 1,75,000 रुपीज का स्टार्टिंग प्राइस है। तो इफ इन केस अगर आप एक फोल्डिंग फोन खरीदने का सोच रहे थे तो आप 100% इसकी तरफ देख सकते हो, क्योंकि अपग्रेड्स मुझे अच्छे लगे। तो आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।